स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि कैपिटलाइजेशन की अमाउंट फाइनल करने के बाद आपके सामने समस्या आती है कि पूंजी का स्वरूप या पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। मीन्स जो दीर्घकालीन फंड्स हैं उनको इंटरनल इक्विटी मीन्स सामान्य अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, रिजर्व सरप्लस तथा लॉन्ग टर्म डेट्स या लोन में किस रेशियो में या किस अनुपात में उनको रखा जाए, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पूंजी संरचना की। और आप जानते हैं कि किसी संस्था के कुल पूंजीकरण में ऋण और समता पूंजी का मिश्रण जो होता है वो संस्था की पूंजी लागत और संस्था के मूल्य को प्रभावित करता है। किसी संस्था के प्रबंध को पूंजी संरचना के उस प्रारूप को चयन करना चाहिए जिससे संस्था की समग्र पूंजी लागत न्यूनतम हो और संस्था का कुल मूल्य अधिकतम हो। अतः आप कह सकते हैं पूंजी संरचना का वो प्रारूप जिसके अंतर्गत स्वामियों के लिए उपलब्ध आय तथा फर्म के कुल मूल्य को अधिकतम और ऋणों का स्तर पूंजी की समग्र लागत को कम कर सके, वो अनुकूलतम पूंजी संरचना कहलाती है। पूंजी संरचना के सिद्धांत के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज का जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है अपने थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं, उसमें से पहला सिद्धांत नेट इनकम थ्योरी, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और फिर उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। पूंजी संरचना के सिद्धांत जो होते हैं वो संस्था की पूंजी की लागत और संस्था के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभावों को बताते हैं। संस्था की लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है और संस्था के मूल्य पर पूंजी संरचना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आज पहला सिद्धांत या थ्योरी ले रहे हैं, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी का प्रतिपादन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, डेविड डूरेंट द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन से संस्था की पूंजी लागत एवं संस्था का कुल मूल्य प्रभावित होता है। एक संस्था अपनी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी के अनुपात में वृद्धि करके पूंजी की लागत में कमी कर सकती है और संस्था के कुल मूल्य में वृद्धि कर सकती है। ऋण पूंजी का उपयोग करेंगे तो जैसा कि कैपिटल गियरिंग में आप लोगों ने देखा था कि आउटसाइडर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट देनी होती है और उस अमाउंट से जितना एक्सेस में आप अर्न कर रहे होते हैं वो प्रॉफिट अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो ऋण पूंजी का प्रयोग करने से लागत में कमी होती और इससे संस्था का मूल्य बढ़ता है। कारण उसका आप जानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब आप अधिक प्रॉफिट देंगे तो उनका मार्केट प्राइस बढ़ेगा। मार्केट प्राइस बढ़ने से संस्था की टोटल वैल्यू बढ़ती है। और तो जो डेविड डूरेंट का सिद्धांत है कि इसके अनुसार एक संस्था को अपनी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, संस्था की पूंजी लागत न्यूनतम हो जाएगी और समता अंशों पर प्रत्याय में रिटर्न में वृद्धि हो जाएगी। और समता अंशों में रिटर्न आप जब ज़्यादा देंगे तो उनका मार्केट प्राइस बढ़ेगा और मार्केट प्राइस बढ़ने से संस्था की कुल मूल्य में वृद्धि होगी। तो आप कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी संस्था की अनुकूलतम पूंजी संरचना से मतलब ऋण और समता का मिश्रण वो होगी जहां संस्था की लागत तो मिनिमम हो और संस्था की वैल्यू मैक्सिमम हो। कॉस्ट मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ फर्म और कंपनी मैक्सिमम हो, वो अनुकूलतम पूंजी संरचना कहलाती है। इस को या इस सिद्धांत को शुद्ध आय सिद्धांत को स्थिर समता पूंजी लागत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के
आप कह सकते हैं कि अनुकूलतम पूंजी संरचना वो होगी डेविड डोरेंट के अनुसार, अधिकतम ऋण पूंजी का उपयोग करें जहां पे पूंजी लागत न्यूनतम हो और संस्था का कुल मूल्य अधिकतम हो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और दूसरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दो पॉइंट्स पे मुझे देखना है, क्योंकि जो पूंजी संरचना के सिद्धांत हैं वो दो चीज़ों के बारे में ही बताते हैं। एक तो संस्था की पूंजी लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है और संस्था के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो फर्स्ट थ्योरी मीन्स नेट इनकम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी हो तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से निकालेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेंगे, प्लस करूंगा मैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स। समता जो पूंजी है उसका बाजार मूल्य प्लस ऋणों का बाजार मूल्य। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी किस तरह से निकालेंगे? तो उसका फार्मूला रहेगा EBIT मीन्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट को। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है वो निकाल लिया और डिवाइड कर दिया इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, समता पूंजीकरण की दर या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, समता पूंजी की लागत की जो रेट होगी उस रेट से डिवाइड कर दूंगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। इसमें प्लस कर दूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को, तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू फर्म की बढ़ रही है घट रही है उसका निर्णय इस कैलकुलेशन के माध्यम से हम करेंगे। दूसरा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कैपिटल की कॉस्ट कम हुई है, ज़्यादा हुई है या अप्रभावित रही है, तो उसको निकालने का फार्मूला रहेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड कर दूंगा इसको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100, परसेंटेज में उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मींस जो भी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हैं वो दो एस्पेक्ट पे फोकस करती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या हमारी जो पूंजी की लागत है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला जो सिद्धांत है नेट इनकम थ्योरी, तो उसमें हम दो कैलकुलेशन इस तरह से कर लेंगे और इसके बाद फिर आप जो भी मार्केट वैल्यू हमारी फर्म की बनती है या हमारी कॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में कैलकुलेशन करके आप निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। तो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक कंपनी की आय 1 लाख रुपए है, कंपनी के पूंजी ढांचे में ऋण तथा इक्विटी दोनों हैं, जिससे 4 लाख की ऋण की राशि 10% ब्याज की दर पर उधारी के रूप में है। 4 लाख रुपए का लोन है, 10% ब्याज की दर पे लोन लिया हुआ है। साथ ही वर्तमान में कंपनी की समता अंश पूंजी की लागत जो अपन बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट वो 12.5% है। कंपनी का मूल्य और पूंजी की कुल लागत शुद्ध उपागम नेट इनकम थ्योरी के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। यदि ऋणों को 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो कंपनी के मूल्य पर और पूंजी की कुल लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। मीन्स यहाँ पे आपको बता रखा है कंपनी की जो अर्निंग है वो 1 लाख रुपए की है EBIT, 4 लाख का लोन है, 10% ब्याज की दर है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% है। लोन को 1 लाख बढ़ाना है और 1 लाख घटाना है। मीन्स 3 स्थितियां हो गई, एग्जिस्टिंग, फिर 1 लाख बढ़ा देंगे तो 5 लाख हो जाएगा और 1 लाख कम कर देंगे तो 3 लाख हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वैल्यू
ऑफ फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेट ऑफ कैपिटल चेंज किस तरह से होती है, उसको आपको बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन में मैंने आपके लिए बना रखा है स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ कंपनी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग सिचुएशन, दूसरा कॉलम ले लिया, व्हेन डेट इज इंक्रीज्ड बाई ₹1,00,000, एंड थर्ड ऑप्शन व्हेन डेट इज रिड्यूस्ड बाई 1 लाख, दैट इज 3 लाख। 4 से बढ़ाया 5 हो गया, और अगर कम करेंगे 1 लाख तो वो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट की। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कंपनी हैज अर्निंग ऑफ ₹1 लाख, तो ईबीआईटी तीनों ही स्थितियों में सेम है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेस करूंगा इंटरेस्ट, 4 लाख का लोन है 10% की रेट से 40,000, 5 लाख का लोन होगा तो 50,000, और 3 लाख का है तो 30,000। लेस कर दिया तो अब ये बैलेंस आया, वो कहलाएगा अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में 12.5%। चूंकि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए 2 चीजें मुझे चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। डेट की तो वैल्यू पता है मुझे, इक्विटी की वैल्यू कितनी है उसको निकालने के लिए फार्मूला आपने पिछली स्क्रीन में देखा था, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। पहली सिचुएशन में देखिए प्रॉफिट अवेलेबल है 60,000, कैपिटलाइजेशन की रेट है 12.5% तीनों ही स्थितियों में, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 12.5% इंटू 100, वैल्यू आ गई 4,80,000। ये क्या हुई है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है ऊपर 4 लाख, 4,80,000 और 4 लाख दोनों को जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू आ गई कितनी 8,80,000 टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। सेकंड सिचुएशन में प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000 का, तो 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12.5, 4 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्लस कीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 5 लाख, टोटल वैल्यू 9 लाख। थर्ड ऑप्शन में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 70,000, 12.5% रेट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 5,60,000, डेट 3 लाख का है, टोटल वैल्यू हो गई 8,60,000। एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये हुआ टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है। फर्स्ट सिचुएशन में एग्जिस्टिंग या आज की स्थिति में 8,80,000 है। अगर आप 1 लाख का लोन और ले लें तो आपकी मार्केट वैल्यू फर्म की बन जाएगी 9 लाख, और अगर लोन कम कर देंगे तो रह जाएगी 8,60,000। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फार्मूला आप देख चुके हैं, फार्मूला था अपना ईबीआईटी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म निकाल चुके हैं, तो देखिएगा फर्स्ट सिचुएशन में ईबीआईटी कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू निकाल चुके हैं। पहली सिचुएशन में 8,80,000 है, तो 8,80,000 से भाग दिया इंटू 100, परसेंटेज आ गया 11.36%। सेकेंड सिचुएशन में 1 लाख मार्केट वैल्यू फर्म की टोटल बनती है 9 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100, 11.11%। एंड थर्ड सिचुएशन में 1 लाख डिवाइडेड बाई 860 इंटू परसेंटेज के लिए 100, और रेट आ गई 11.62%। तो पूंजी संरचना का जो ये सिद्धांत है नेट इनकम थ्योरी, वो इसी बात पे फोकस करता है कि ऋण का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इसका नतीजा ये होगा कि पूंजी लागत न्यूनतम हो जाएगी और अंशों के मूल्य में वृद्धि होगी। नतीजा ये होगा कि आपकी फर्म की टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप लोन को वर्तमान 4 लाख से 5 लाख कर देंगे तो आपके फर्म की वैल्यू बढ़ के कितनी हो रही है
9 लाख, और ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी घट के आ रही है 11.11%। तो आप कह सकते हैं कि नेट इनकम थ्योरी का जो डेविड डूरेंट का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ऋण पूंजी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये जो वैल्यूएशन अगर आप करेंगे पूंजी संरचना में, ऋण पूंजी की समस्त लागत पर प्रभाव प्रकट करता है। जो डेविड डोरेंट का सिद्धांत है, ऋण पूंजी का टोटल कॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है, और अनुकूलतम जो ऑप्टिमम फाइनेंशियल लीवरेज का चैप्टर आपने पढ़ा था उस पे जोर देता है। लेकिन इसका एक दोष है कि ये कुल पूंजी में ऋणों की बढ़ोतरी से जोखिम जो बढ़ती है उस पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि अधिक से अधिक आप ऋण लेते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको जल्दी से लोन नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो आपको हाई रेट पे लोन मिलेगा क्योंकि रिस्क बढ़ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। थैंक यू।